वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आज हम देखेंगे। और इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो किस पे बेस कर रहा था? क्वांटम थ्योरी पर। बेटा, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स फोटोन थ्योरी। आइंस्टाइन जो था वो प्लांक्स की फोटोन थ्योरी को लेकर आगे चला। मतलब जब लाइट जो है वो मैटर सरफेस पर हम इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होता है, लाइट अमिट होती है। और लाइट जो अमिट होती है उसको फोटोन बोलते हैं। ये कल ही आपने पढ़ा है कि जब लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं मैटर सरफेस पर तो हम कहते हैं ना कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं। तो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं वो फोटोन की फॉर्म में होते हैं, एनर्जी की फॉर्म में होते हैं। तो जो आइंस्टाइन था वो इसी थ्योरी को लेकर आगे चला। ही यूज्ड द he used the idea of quantization of energy। उसने किसका आइडिया यूज़ किया था? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का आइडिया यूज़ किया था, जो कि मैक्स प्लांक्स ने दिया था। उसने कहा था कि ना, एनर्जी जो है वो क्वांटाइज है, ठीक है, क्वांटा की फॉर्म में होती है, पैकेट्स की फॉर्म में होती है। तो वो इसी आइडिया को लेकर आगे चला। ही अज्यूम दैट लाइट emitted और absorbed इज़ नाउन एज फोटोन। उसने कहा कि जो लाइट अमिट होती है किसी भी मेटल सरफेस में से, या मेटल सरफेस लाइट को अब्जॉर्ब करता है, तो वो किस फॉर्म में करेगा? फोटोन की फॉर्म में करेगा। ठीक है, मेटल सरफेस में से या किसी भी चीज़ में से जब लाइट अमिट होगी या लाइट अब्जॉर्ब होगी तो वो किस फॉर्म में होगी? फोटोन की फॉर्म में होगी। हुज एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसकी एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं? E इज़ इक्वल टू एच एफ। तो बेटा, यहाँ एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। When the light falls on the metal surface, then a photon is absorbed by only one electron। जब लाइट फॉल करती है किसी मेटल सरफेस पर तो मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट लाइट के एक फोटोन को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इफ़ द इंसिडेंट फोटोन हैज़ sufficient energy to escape the electron, if the incident photon has sufficient energy to escape the electron from surface of the metal। अगर जो फोटोन आपने इंसिडेंट करवाया है इसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे, देन अ पार्ट ऑफ एनर्जी, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलेंगे, इज़ यूज बाय इलेक्ट्रॉन टू ब्रेक अवे द मेटल। तब एनर्जी का कुछ पोर्शन जो है वो यूज़ हो जाएगा वर्क करने में। कौन सा वर्क? इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करने के लिए। एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी अपेयर एज द काइनेटिक एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है बेटा? वो फोटोन जो इलेक्ट्रॉन ने या मेटल ने अब्जॉर्ब किया है उसकी कुछ एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, जो है मेटल की या न्यूक्लियस एटम से अलग होने के लिए। और बाकी की जो एनर्जी है वो अपीयर होगी एज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू escape द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। बेटा, वो कम से कम एनर्जी जिसकी ज़रूरत, मतलब वो कम से कम एनर्जी जिससे मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सके, वो क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बेटा, इसके अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन आप मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवा रहे हो, वो किसके इक्वल आएगा? वर्क फंक्शन के प्लस मैक्सवेल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वर्क फंक्शन इंसिडेंट फोटोन की अभी हमने वैल्यू देखी, E इज़ इक्वल टू एच एफ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एच एफ। वर्क फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इसी तरह लिखेंगे।
तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी भी हम क्या लेंगे मैक्सिमम। बेटा यहाँ 5 प्लस हो रहा है तो जा क्या हो जाएगा माइनस एच एफ माइनस 5 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। तो ये हमारे पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये हमारे पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। यहाँ तक बेटा क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। स्पेशल केस क्या है इसका, इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस में से निकले हैं, अगर बेटा उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो देन फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगी। देखिए एच एफ माइनस 5, यहाँ बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज़ीरो, तो एच एफ माइनस 5 किसके इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो एफ़ किसके इक्वल आएगा एफ़ नोट के। तो देखिए बेटा यहाँ एफ़ की जगह एफ़ नोट पुट कर दिया और यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह ज़ीरो। बेटा ये माइनस 5 या तो जा क्या हो जाएगा प्लस 5, तो 5 इज इक्वल टू एच एफ़ नोट के। सो आइंस्टाइन इक्वेशन बिकम्स एच एफ माइनस एफ। बेटा ये जो 5 है ना इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, ठीक है, ये जो 5 की वैल्यू आई है ना वो यहाँ पुट कर दें, तो क्या इक्वेशन बनेगी एच एफ, ये 5 यहाँ बेटा प्लस हो रहा है उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस। यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हो, इसमें पुट कर दें 5 की वैल्यू पुट कर दे एच एफ माइनस 5 की जगह पुट कर दे एच एफ नोट और यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख दें, ठीक है, चाहे इसकी वैल्यू लिख दें चाहे इसका वो सिंबल लिख दें। तो ये आपके पास आइंस्टाइन की इक्वेशन आ जाएगी। Why do all the emitted electrons not possesses the kinetic energy of maximum value? बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं मेटल सरफेस में से वो सबके सब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं रखते? Because some electrons come straight out of the metal surface and some lose energy in atomic collision before coming out. कुछ इलेक्ट्रॉन्स सीधे ही बाहर आ जाते हैं मेटल सरफेस में से और बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एटम के साथ कोलिजन करनी पड़ती है और जिस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी कुछ एनर्जी जो है वो एटम को दे देते हैं। तो यही वजह है एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं सबके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो ड्यूरिंग कोलिजन रिलीज हो जाती है। Thus, photoelectric effect cannot be explained if we assume that light consists of waves and energy. अगर लाइट वेव और एनर्जी पर कंसिस्ट कर रही है तो बेटा हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी नहीं कर सकते। एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वेव फ्रंट, क्योंकि हमने कहा है कि एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी अगर यूनिफॉर्मली होगी, अगर एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो बेटा ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग लाइट कंसिस्ट ऑफ ये बेटा कार्पुसल्स है ऑफ एनर्जी नाउन एज फोटोन। हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि लाइट जो है वो क्वांटाइज है और फोटोन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो अगर लाइट फोटोन की फॉर्म में होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइट को हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बेटा तब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। आइंस्टाइन वाज awarded Nobel Prize in 1921 for the explanation of photoelectric effect. आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक्सप्लेन करने की वजह से 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। बेटा उसके बाद है राइट डाउन अ नोट ऑन कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ अ फोटो सेल। आपने फ़ोटो सेल की वर्किंग बतानी है, इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है और इसके यूजेस बताने हैं। फ़ोटो सेल
नाम से पता चल रहा है लाइट वाला सेल। ऐसा सेल जिस पर जब लाइट फॉल करे और लाइट फॉल मतलब लाइट जब इंसिडेंट होगी इस जो है सेल पर, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास जो है ट्यूब है। ये हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर बेटा दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ये हमारे पास रॉड की फॉर्म में एनोड है। ये हमारे पास कॉनकेव शेप का कैथोड है। ये देखिए कॉनकेव शेप का कैथोड है, रॉड की फॉर्म में एनोड है। और इस ट्यूब के बाहर एक एक्सटर्नल सर्किट लगा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, लाइट इंसिडेंट करवानी है। आपने क्या करना है, लाइट इंसिडेंट करवानी है। एनोड जो है वो लाइट को पास होने देगा। लाइट जो है वो एनोड से होती हुई कैथोड तक पहुंचेगी। लाइट जब कैथोड पर फॉल करेगी या इंसिडेंट करवाओगे तो उससे क्या होगा, इन जो है कैथोड जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टूवर्ड्स एनोड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होगी। तो बेटा यही इसकी कंस्ट्रक्शन है और यही इसकी क्या है, वर्किंग है। अब आप इसको कहाँ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त तक पास करती रहेगी जब तक आप लाइट फॉल करवाते रहोगे ग्लास ट्यूब पर। ठीक है, ग्लास ट्यूब से लाइट होती हुई जो है वो कैथोड पर पड़ेगी। कैथोड पर पड़ेगी तो जैसे ही आप लाइट जो है वो फॉल मतलब लाइट जो है वो हटा देते हो, जब ग्लास ट्यूब पर लाइट नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होगी या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब लाइट जो है वो कैथोड पर फॉल करेगी। ठीक है, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद है बेटा, अब हम करेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट। बेटा आर्थर हॉली कॉम्पटन ने फर्स्ट टाइम एक्सरे की स्कैटरिंग स्टडी की बाय लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ ग्रेफाइट टारगेट। एक ग्रेफाइट लिया उसने, ठीक है, ग्रेफाइट लिया, उस पर लाइट जो थी, एक्सरे जो थी वो फॉल करवाई। जब एक्सरे जो थी वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराई तो क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन को भी स्कैटर कर दिया और ख़ुद भी स्कैटर होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जो एक्सरे जो थी उसने अपनी कुछ एनर्जी फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को दे दी स्कैटरिंग के लिए और कुछ खुद बाकी की एनर्जी खुद उसने यूज़ करनी। तो यही बेसिक इसका कॉम्पटन इफ़ेक्ट का प्रिंसिपल है। इसमें होता क्या है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे की वेवलेंथ में चेंज आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करे, इस कॉल्ड कॉम्पटन इफ़ेक्ट। इसको क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं। थीटा बेटा हमारे पास एंगल है मेड बाय स्कैटरिंग एक्सरे विद ओरिजिनल डायरेक्शन। चलिए इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटा देखिए ये हमारे पास एक्सरे है, ठीक है, ये आपने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, या आप ये कह सकते हो ये आपके पास स्लिट्स हैं, ठीक है, टू स्लिट्स ली हैं और इनके दरमियान नैरो गैप है। ठीक है, स्लिट्स के दरमियान क्या है, नैरो गैप है। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और ये आपने डिटेक्टर रखा हुआ है जहाँ पर आपने एक्सरे की स्कैटरिंग देखनी है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ से आपने एक्सरे फॉल करवाई, कुछ एक्सरेज जो थी वो नैरो गैप से होती हुई इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंची। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे उसने कहा ग्रेफाइट टारगेट लेना है तो सपोज यहाँ ग्रेफाइट टारगेट है। ठीक है, तो देखिए जब इस नैरो गैप में से एक्सरेज पास हुई तो बेटा देखिए उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा आई, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये एक्सरे इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई तो उसने क्या किया, उसने ये देखिए बिल्कुल यही चीज़ है, ये एक्सरे आई, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई, इलेक्ट्रॉन को उसने, ये देखिए यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इलेक्ट्रॉन को उसने इस डायरेक्शन में स्कैटर कर दिया और ख़ुद इस डायरेक्शन में स्कैटर हो गई। और देखिए हालांकि यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इसको सीधे गुजरना चाहिए था तो इसलिए ओरिजिन, लेकिन स्कैटरिंग होगी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन की वजह से। तो बेटा रीजन एक्सिस के साथ जो इसने एंगल बनाया वो क्या है, थीटा।
तो बेटा थीटा क्या एंगल मेड बाय द स्कैटर्ड एक्सरे विद ओरिजिनल डायरेक्शन। उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, लेकिन वो ओरिजिनल डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में स्कैटर हो गई, तो एंगल बना थीटा। तो देखिए बेटा यहाँ वेवलेंथ ज़रा चेक करें और यहाँ देखें, यहाँ वेवलेंथ कम थी और यहाँ वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। यहाँ एम्पलीट्यूड कम था, यहाँ एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया। लैम्डा आई क्या है, ये लैम्डा आई उसकी जो है इनिशियल वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे। और लैम्डा एस क्या है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एट स्कैटर्ड एक्सरे। जो एक्सरे स्कैटर्ड हुई है ये उसकी वेवलेंथ है। तो बेटा याद रखना स्कैटर्ड वेवलेंथ जो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी जो है इंसिडेंट वेवलेंथ से, ठीक है। इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ हमेशा कम होगी स्कैटर्ड एक्सरे से। तो ये हमने देख लिया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। बेटा कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, अप्लाइंग एनर्जी एंड मोमेंटम लॉस टू द कोलिजन। यहाँ जो कोलिजन हुई है, अगर हम देखें ना, यहाँ एक्सरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कर रही है, यहाँ जो कोलिजन हुई है बेटा, कोलिजन के पर अगर हम एनर्जी और मोमेंटम का लॉ अप्लाई करें, पता क्या होता है, ये जो एक्सरे जो है ना अपनी एनर्जी और मोमेंटम का कुछ पार्ट जो है, एनर्जी और मोमेंटम का कुछ पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है और कुछ अपने पास रखती है, जिसकी वजह से इसकी खुद की स्कैटरिंग होती है। चलें, कॉम्पटन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा। कॉम्पटन ने बेटा वेवलेंथ में जो चेंज आ रहा है उसको डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, तो वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ डेल्टा लैम्डा जो है वो चेंज इन वेवलेंथ है, जिसको बेटा कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा लैम्डा क्या है, चेंज इन वेवलेंथ, और इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा एम नोट इज़ द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर फॉर द थीटा और एम नोट क्या है, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास मतलब जितना मास उसका इलेक्ट्रॉन का रह जाएगा वो क्या कहलाएगा, एम नॉट। सी जो है वो वेलोसिटी है लाइट की, नोट। दिस इंक्रीज इन वेवलेंथ could not be explained on the basis of classical wave theory। बेटा ये जो वेवलेंथ में इंक्रीज़ आया है, इसको क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में फेल रही है। कॉम्पटन बेटा, कॉम्पटन वेवलेंथ, ये जो टर्म है ना हमारे पास एच ओवर एम नॉट सी, ये बेटा कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाती है। एज इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ है, या ये कह सकते हो लेंथ की डायमेंशन है। इफ़ द स्कैटरिंग एंगल थीटा इज़ 90, अगर बेटा थीटा 90 हो तब क्या होगा, थीटा की जगह हम 90 पुट करेंगे, कोस 90 0, तो पीछे 1 बचेगा। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी, वेयर एम नॉट इज़ द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ इज़, बेटा एच की वैल्यू पुट करेंगे 6.63 इंटू 10⁻34, एम नॉट सी की वैल्यू पुट करेंगे 9.11 इंटू 10⁻31, 3 इंटू 10⁸, और इसकी कैलकुलेशन की तो बेटा आंसर आया 2.43 इंटू 10⁻12 मीटर, विच इज़ नाउन एज कॉम्पटन वेवलेंथ। इट आल्सो गिव्स द एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ पार्टिकल नेचर। ये हमें बताती है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर लाइक नहीं, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें कंफर्मेशन देता है पार्टिकल नेचर का, लाइक इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, कि जब रेडिएशंस जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर के साथ इसकी इंट्रैक्शन होती है, तो रेडिएशन जो है वो एक्ट करती है एज आ पार्टिकल, ठीक है। रेडिएशन जो है वो बेटा पार्टिकल रेडिएशन जो है वो वेव के फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है। जब रेडिएशंस ट्रैवल करती है तो वो पार्टिकल वेव की फॉर्म में जो है वो एक्ट करती है, लेकिन जब रेडिएशन जो है इनकी मैटर के साथ इंट्रैक्शन होती है तो तब जो है रेडिएशन जो है वो एक्ट करती हैं एज आ पार्टिकल। तो बेटा 1927 में कॉम्पटन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस इफ़ेक्ट की वजह से, ठीक है। In photoelectric effect, the incident photon transfer its whole energy
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जो फोटोन आप इंसिडेंट करवाते हैं वो अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन कॉम्पलेंट इफेक्ट में क्या होता है, देयर इज पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। कुछ एनर्जी वो खुद अपने पास रखता है जिसकी वजह से उसकी स्कैटरिंग होती है, और कुछ एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। तो बेटा ये बेसिक डिफरेंस है, आपने याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पलेंट इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक था। होप सो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।